फॉर्मूला जो हमने निकाला E इक्वल V प्लस आई आर या V इक्वल्स E माइनस आई आर। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आजकल ग्राफ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में। ग्राफ बनाने के लिए भी आता है या ग्राफ बना होता है तो उस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं वो ग्राफ हम बना रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ग्राफ आता है फॉर ई एंड आर, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है कि ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ईएमएफ कांस्टेंट होता है हर सेल का, जो एक्सटर्नल सर्किट पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ईएमएफ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स किस टाइप के हैं, कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है और उनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो इसलिए अगर हम ईएमएफ और रेजिस्टेंस में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करने लगे तो ये ग्राफ कुछ भी नहीं होगा, रेजिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आनी है। क्योंकि ईएमएफ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है आपका तो भी ईएमएफ वही रहना, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ईएमएफ आपका सेम बना रहेगा। ठीक है, ये तो सबसे इजी आ गया। उसके बाद एक ग्राफ आपको बनाने के लिए आता है करंट और ईएमएफ। इसके लिए फॉर ई एंड आई सबसे ज़्यादा यही आता है एग्जाम में। तो अभी हमने कहा क्या, ई और आई का जो ग्राफ बनेगा ये V इक्वल्स ई माइनस आई आर। ई और आई का मुझे ग्राफ बनाना है, किसका, ई और आई का, सॉरी ई और आई का नहीं, ये V और आई का ग्राफ जो आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट आता है कि करंट में और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन आएगा। तो हम सिंपल सा ऐसा बना लें, मैं इसे प्लस ई लिखता हूँ, कांस्टेंट है ये प्लस ई, और मैं इसको लिखता हूँ माइनस आर इंटू आई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर। तो जो v को लूंगा मैं y एक्सिस पर, i को लूंगा x एक्सिस पर, और जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव ऑफ स्लोप, रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो भी y इंटरसेप्ट आना है इसे हम, ये रिप्रेजेंट कर देगा किसे, ईएमएफ ऑफ सेल को। तो आपका ग्राफ कैसे बनने वाला, निगेटिव स्लोप आने वाला है यहाँ पर। तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, v और i का ग्राफ, v वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया, ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस मैंने लिया करंट, और ये आपका ग्राफ बनने वाला एज है। और यहाँ जिस पॉइंट पर ये आ रहा है, मतलब जब करंट की वैल्यू जीरो है तो V की वैल्यू किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल है। और जो ये बनेगा स्लोप, निगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप का निगेटिव आप रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप, निगेटिव ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, निगेटिव ऑफ स्लोप ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहीं से आप, अगर आप देखें इसी इस क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले में देखें, अगर आई की वैल्यू आपकी जीरो है, आई की वैल्यू जीरो, तो आई इंटू आर जीरो बन जाएगा, तब टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। समझ रहे हैं, यहाँ हमने देखा इस कंडीशन में, इस पर हमारा आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इससे रिजल्ट क्या निकला, वी की वैल्यू किसके इक्वल है, वी की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल है। ये स्लोप हो गया आपका वी और आई का स्लोप। ठीक है, ग्राफ, एक ग्राफ और एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए आपका, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज के बीच का। ग्राफ फॉर V एंड R, कैपिटल R। तो पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। V इज इक्वल टू
ई माइनस आई आर, वी इक्वल्स ई। अच्छा, टोटल करंट सर्किट में कितनी होती है? टोटल करंट सर्किट में कितनी कितनी बनेगी सर्किट में? देखिए, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं हम। ये आपका सेल, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और ये सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बना आपका क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये चाहे एक रेजिस्टेंस हो या 10 रेजिस्टेंस हो, सारे मिलाकर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब इस सर्किट में करंट का फ्लो है आई। आई, तो करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से निकालेंगे। करंट आई इज इक्वल टू व्हाट? नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज कितने हैं? ई। पूरे सर्किट में कितना वोल्ट काम कर रहा है? ई, ईएमएफ के इक्वल। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल्स ई अपॉन आर प्लस आर। नेट करंट इक्वल्स, या करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम इस ई आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ई अपॉन आर प्लस आर, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी v इक्वल्स ई माइनस ई बाय आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। ईएमएफ मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा 1 माइनस आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें ज़रा ध्यान से, इस कंडीशन में हम देखें कि अगर आर की वैल्यू जीरो हो, कैपिटल आर की वैल्यू जीरो हो, कैपिटल आर की वैल्यू जीरो, इस इक्वेशन में देखें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर जीरो हो, यहाँ आर की वैल्यू में जीरो रख दूं, तो क्या बनेगा? स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर यानी 1। मैं कुछ मिस्टेक कर गया, यहाँ मुझे लगाना था क्या? माइनस। तो 1 माइनस 1 जीरो, तो इससे निकल कर आएगा v इक्वल जीरो। और अगर कैपिटल आर की वैल्यू आप इंफिनिटी रख लें, तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? देखिए ज़रा, यहाँ मैंने इंफिनिटी रख दिया, स्मॉल आर अपॉन इंफिनिटी प्लस स्मॉल आर, ये पूरा का पूरा रेशियो बन जाएगा जीरो। तो फिर v की वैल्यू कितनी बनेगी? v की वैल्यू e के इक्वल बनेगी। अब रिलेशन आपके पास आ गया, अगर r की वैल्यू जीरो है तो v की वैल्यू जीरो है, और अगर r इंफिनिटी है तो v की वैल्यू e के इक्वल है। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस के बीच में? v और r के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, ये मैंने बनाया v और ये बनाया r। x एक्सिस पर r और y एक्सिस पर बनाया मैंने v। जब आपका r जीरो है, जब आपका r जीरो है तो v भी क्या है? जीरो है। और जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे e बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ आप देखिए, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, तो फिर ग्राफ आपका क्या बनेगा? ग्राफ में पहले मैं e ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसे? ईएमएफ ई को। तो ग्राफ आपका बनेगा ये वाला ग्राफ, यानी जब r की वैल्यू जीरो है तो v भी जीरो है, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे v की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ r, इंफिनिटी तो नहीं कहेंगे हम, बट फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ r, टर्मिनल वोल्टेज बिकम इक्वल टू ईएमएफ। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपिटल R, टर्मिनल वोल्टेज बिकम इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। एक और ग्राफ इसमें बनाने के लिए आ सकता है आपका, किसके लिए? किस किस के? आई और आर के लिए आ सकता है, आई और आर के लिए भी आ सकता है, करंट और रेजिस्टेंस के लिए। फॉर आई एंड आर, कैपिटल आर के साथ आई की वैल्यू कैसे वेरी करती है? तो यहाँ अगर हम देखें किस फॉर्मूले से, ये जो अभी हमने निकाला था, ई अपॉन आर प्लस आर, आई आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। यहाँ अगर हम देखें क्या, इफ आर इक्वल जीरो, अगर आर की वैल्यू जीरो है तो फिर आई की वैल्यू कितनी है? ई बाय स्मॉल आर। और
अगर r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए यहाँ, तो फिर i की वैल्यू कितनी बन जाएगी? i की वैल्यू कितनी होगी बोलो? यहाँ अपॉन में आकर के 0 हो जाना ये। यानी जब r की वैल्यू 0 तो i की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, अब भी कितनी है? e अपॉन r प्लस r है। तो इसके लिए आपको ग्राफ, बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा एक। जैसे जैसे r की वैल्यू 0 से इंफिनिटी की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी i की वैल्यू घट रही है। कहाँ से? e बाय r से 0 की तरफ घट रही है। तो x एक्सिस पर मैंने लिया है क्या? करंट। और सॉरी नहीं, वाई एक्सिस पे लेना है, क्योंकि मुझे वेरी करना है आई को किसके साथ में? आर के साथ में वेरी करना है। तो कैपिटल आर को मैंने यहाँ ले लिया एक्स एक्सिस पर। जब आर की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू ये है। कितनी है करंट की वैल्यू? सर्टेन करंट की वैल्यू है ई बाय आर। और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आई की वैल्यू क्या हो रही है? 0 के पास होती चली आ रही है। आई की वैल्यू घटती चली आ रही है। तो हमारा ग्राफ क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है। फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर, फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ आर, आई इज रिड्यूस टू 0। ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ग्राफ आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं ग्राफ आजकल एग्जाम में। और सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में से ही आप ग्राफ निकाल सकते हैं। एक दो में से एक, इसे इसे वेरी करना है आपने, इसके साथ लेना, तो आपको ग्राफ फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों का आप रिलेशन देख लीजिए और ग्राफ की शेप डिसाइड कर लीजिए क्या ग्राफ की शेप आने वाली है। कभी स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन ज्यादातर कर्व आता है, क्योंकि हमेशा वेरिएशन लीनियर वेरिएशन नहीं होता, नॉन नॉन लीनियर वेरिएशंस होते हैं। ये रही नॉन लीनियर वेरिएशन है, तो कर्व आता है। अब इसमें ये नहीं है कि आपका कर्व थोड़ा सा गहरा हो गया, कैसा हो गया, वो सब कंसिडर कर लिया जाएगा करेक्ट। ऐसा नहीं कि आपको ग्राफ थोड़ा सा, अगर ग्राफ यहाँ से ऐसा भी बन जाएगा तो भी काम चल जाएगा उसमें। केवल आपसे ही पूछा जा रहा है कि वेरिएशन क्या होना है, कैसा होना है।